Welcome to my YouTube channel Explore Physics. Subscribe, like and share with your friend. Dear student, today's topic is total internal reflection. The process in which light rays reflected back in the same medium instead of refraction. अच्छा, वो अमल जिसमें लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम में वापस आ जाए, उसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम रिफ्रैक्शन पर क्लास में बात कर चुके हैं और होपफुली आप रिफ्रैक्शन को समझ चुके होंगे। अगर आपको रिफ्रैक्शन क्लियर नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये एक बाउंड्री ले रहे हैं कि जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, एयर और वाटर को, और ये नॉर्मल ले रहे हैं। और हम लाइट रेज ऐसे शाइन करते हैं कि जो डेंसर से जाते हैं रेयर में, और फिर स्नेल्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बैंड होंगे। ये उसका ओरिजिनल पाथ था, ऐसे डॉटेड से अगर मैं शो करूँ ये उसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन ये टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि अगर मैं ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा लिया तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल भी बढ़ता है, रिफ्रैक्शन का। और फिर ऐसे एक स्टेज आता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इतना रखे तो लाइट रेज बाउंड्री पर बिल्कुल रिफ्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 हो गया, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको कहते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस पर ये देखें ना, ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन का अब 90 एंगल या बाउंड्री पर लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से आप 0.01 भी आगे बढ़ाएं ना, तो लाइट रेज मज़ीद इस मीडियम में नहीं जाते, वो इसी मीडियम में वापस आते हैं। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने मज़ीद इंक्रीज़ कर लिया तो क्रिटिकल एंगल को आपने क्रॉस कर लिया, तो लाइट रेज ऐसे इसी मीडियम में बैक रिफ्लेक्ट हो गए, तो इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अब इसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? आपको डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। अगर तो आप रेयर से डेंसर में आते हैं तो फिर तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं कि आपके पास ये एयर और ये वाटर और आप ऐसे आते हैं तो ये तो फिर टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे बैंड होते हैं, ठीक है। आप बढ़ाते हैं ये तो ऐसे टुवर्ड द नॉर्मल, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए सेम मीडियम, इसलिए आपको डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो रिफ्रैक्ट होते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? एप्लीकेशंस कुछ इस तरह हैं कि इसके ज़रिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए एक तो हम सिग्नल ट्रांसमिशन का काम कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। और साथ में कि आप उन जगहों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए पहले ये समझ लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है और राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। अगर मैं ऐसे लाइट रेज को इंसिडेंट करता हूँ तो यहाँ से वो स्ट्रेट पास होंगे क्योंकि नॉर्मल ही पर लाइट रेज फॉल हो रहे हैं। यहाँ पर जब वो टकराते हैं तो एंगल आप चेक करें, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। ग्लास के लिए वैसे 42 होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंस जो एंगल बनाते हैं, अगर मैं पहले इसको रफ़ कर दूँ तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 तक होता है तकरीबन। तो ये एंगल जो है वो 90 से 42 से ज़्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस ज़्यादा हो गया एंगल। अब लाइट रेज इस मीडियम में जाने के बजाय ऐसे बैक रिफ्लेक्ट होते हैं, और कितना बैंड हो गया ये लाइट रेज 90 एंगल के साथ बैंड हो गए। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो गया। अब इसके ज़रिए आप उन स्पेस को देख सकते हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल आप ऐसे उसमें है, सबमरीन में, पानी के अनसाइड है, और आपको इस जगह को देखना है, तो फिर आप ऐसे एक यहाँ से एक ट्यूब लगा लेते हैं। अब आप इस जगह को कब देखेंगे? जब यहाँ से रोशनी आप तक आए तब आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रोशनी ऐसे आ रही है, रोशनी को बैंड की ज़रूरत है। यहाँ पे बैंड आप कैसे देंगे? आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर लगाएंगे, ऐसे लाइट रेज बैंड हो गए। और फिर उसके बाद दोबारा सपोज़ आप यहाँ ऐसे बैठे हैं तो दोबारा बैंड की ज़रूरत है, आप कैसे देंगे बैंड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर के ज़रिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। तो इस तरह से आप यहाँ बैठे हैं और आप इस जगह को देख सकते हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं था आपके लिए नेक्ड आई से देखना। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ करके हम उस प्लेस को देख सकते हैं जो कि डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। इसी के साथ ऑप्टिकल फाइबर भी डिस्कस कर लेते हैं।
अब डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? असल में स्मॉल थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो सिग्नल प्लास्टिक या ग्लास के बने होते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि अगर हम नॉर्मल वायर में सिग्नल को ट्रांसमिट करें तो उसमें लॉसेस बहुत आते हैं और कॉस्टली भी बहुत हैं, और साथ में ख़राबी भी बहुत आ जाती है उसमें। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट लॉस, विदाउट मिनिमम लॉस, और साथ में बहुत टाइम तक चलते भी हैं। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। और इसको समझने के लिए हम ये एक डायग्राम कंसीडर करते हैं कि जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहा कि आपको डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, या डेंसर हो गया रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता जब तक आप डेंसर से रेयर में ना चाहें। तो इसलिए हमारे पास दो मीडियम होने चाहिए, एक ऐसा मीडियम कि जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज़्यादा हो, और दूसरा ऐसा मीडियम कि जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। तो इसलिए ऐसे ये एक हम ट्यूब लेते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं किसी दूसरे मटेरियल की। ये इनसाइड जो मटेरियल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, कि ये डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करे। और इसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो किसी ऐसे मटेरियल की करते हैं ताकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कम हो। ठीक हो गया। ये दोनों प्लास्टिक ग्लास सेम किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही आपने ख्याल रखना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने सपोज़ ये कोर लिया, इसको कोर कहते हैं और इसको क्लैडिंग कहते हैं। ये जो ऊपर आप कोटिंग करते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और क्लैडिंग का ऐसे मटेरियल से बनाते हैं कि 1.3 है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। अच्छा, अब हमें रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है, तो ये हमने एक रेफरेंस लाइन लिया और ऐसे हम लाइट रेज यहाँ से सिग्नल यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो वो यहाँ जब डेंसर से रेयर में जाएंगे ना, ये एयर हैं और अब ये ट्यूब में जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो टुवार्ड दी नॉर्मल ऐसे बैंड होंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैंड आ जाएगा उसमें ऐसे। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब यहाँ टकराते हैं तो फिर उसके बाद ये डेंसर से रेयर हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल, जिस एंगल से वो टकराते हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो लाइट रेज दूसरे मीडियम ऐसे जाने के बजाय वो क्या करते हैं, सीधा इसी मीडियम में ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते सेवरल 100 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं विदाउट एनी लॉस। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ ना करते तो आपके सिग्नल बहुत जल्दी लॉस कर जाते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।